हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेब डेवलपमेंट सीखने की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे यहाँ पे CSS के पार्ट 2 के बारे में। और हमने यहाँ पे CSS स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि आपको पता होगा कि CSS के इस कोर्स में यहाँ पे पहली वीडियो आ चुकी है, ये सेकंड वीडियो है और जिसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे CSS को। पहली वीडियो में हमने देखा था CSS का इंट्रोडक्शन पार्ट, हमने देखा था CSS क्या होता है, CSS क्या काम आता है और CSS किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं हमारे HTML के वेब पेज में एक वेब डॉक्यूमेंट। राइट, सो इसी को आगे बढ़ते हुए हम आगे बात करेंगे CSS के चैप्टर 2 के बारे में। और चैप्टर 1 में हमने देखा था कि CSS को HTML में ऐड करने के बेसिकली 3 तरीके होते थे। पहला इनलाइन CSS, दूसरा हो गया यहाँ पे इंटरनल CSS और तीसरा हो गया था एक्सटर्नल CSS। हमने इंटरनल CSS देखा था कि किस तरीके से हम यहाँ पे HTML के हेड सेक्शन में यहाँ पे स्टाइल टैग को काम में लेके इंटरनल CSS लिख सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल CSS हम किस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे जिसने इससे पहले वाली वीडियोस, जैसे कि आप सभी को पता हुआ HTML हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आई थिंक 16 वीडियोस यहाँ पे अपलोड कर दिए। CSS हमने स्टार्ट किया, उसकी सेकंड वीडियो है। जिसने भी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, और मैं कहूँ कि जिसने भी HTML का कोर्स नहीं देखा है वो पहले उसको ज़रूर जाके देख ले, क्योंकि यहाँ पे जब मैं CSS अप्लाई करूँगा तो सारा HTML तो काम में लिए ही जाएगा, क्योंकि HTML पे ही तो CSS अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे CSS और HTML दोनों लिखूँगा, लेकिन सिर्फ मैं CSS को समझाऊंगा, क्योंकि HTML हम पहले से पढ़ चुके हैं, इसमें हम CSS पढ़ रहे हैं। इसलिए आप HTML को पहले ज़रूर कंप्लीट कर लें। और मैं कह सकता हूँ कि CSS को सीखने से पहले आपको HTML आना चाहिए। HTML को आप ज़रूर से देख लें। मैं मान के चलता हूँ कि आपने HTML का कोर्स देखा हुआ है और आपको HTML का एक बेसिक नॉलेज यहाँ पे है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपका फीडबैक है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसी लगेगी, तभी हमें पता चलेगा कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको कितना सही लग रहा है, कुछ चेंजेस की ज़रूरत है या आपके कुछ डाउट्स हैं। यानी ये सारी चीज़ हम कैसे पता चलेंगे, जब आप कमेंट करके बताओगे। अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने ओपन कर लिया है मेरा चैप्टर 2 और चैप्टर 1 में हमने देखा था कि 3 टाइप की CSS होती है HTML के पेज में ऐड करने के लिए, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। 2 हम डिस्कस कर चुके थे, थर्ड को आज बात करते हैं एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS बेसिकली क्या होता है, जिसके नाम से पता चल रहा है एक्सटर्नल CSS, यानी वो कहीं और हमारे वेब पेज के बाहर लिखी जाती है और उस CSS को हम HTML के वेब पेज में यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल CSS। अभी जो हमने इंटरनल CSS देखा था, जो हेड सेक्शन के अंदर लिखते हैं, तो वो आपने देखा था कि वो कंप्लीट हमारे जो वेब पेज के अंदर लिखा हुआ है उसी पे अप्लाई हो सकती है। उसको किसी दूसरे वेब पेज में, मान लीजिए कोई दूसरी फाइल है हमारे पास HTML की या दूसरा वेब पेज है, उसमें उसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जिस भी पेज के हेड सेक्शन में वो लिखा हुआ है उसी वेब पेज में उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि हमारा कोई भी यहाँ पे वेब पेज है और उसको हमारा कोई भी CSS है, उसको हो सकता है कि हम एक से ज़्यादा वेब पेज में या एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट में, HTML के डॉक्यूमेंट में काम में लेना चाहें। उसके लिए यहाँ पे आता है एक्सटर्नल CSS, जो कि एक एक्सटर्नल फाइल में, यानी किसी दूसरी फाइल में लिखा जाएगा CSS, और उसको फिर आप कितनी भी HTML फाइल में आप चाहें उसको यूज कर सकते हैं। वो होता है एक्सटर्नल CSS। इसके लिए देखते हैं, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लूँगा और न्यू फाइल क्रिएट करके मैं यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा पार्ट 2 हो जाएगा CSS का, और इसका मैं यहाँ पे नेम भी दे देता हूँ। इस फाइल का नाम यहाँ पे मैं देता हूँ लेट्स से part2.html। अब ये आपको पता होगा कि HTML हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि HTML की फाइल हम बनाएंगे, HTML में ही तो CSS हम लिखते हैं। जो भी HTML के एलिमेंट्स होंगे उन पे तो CSS अप्लाई करेंगे, तो फाइल HTML की बनाएंगे, उसमें CSS लिखेंगे। ये हो गया हमारे पास पार्ट 2। और मैं जल्दी से क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं HTML का एक छोटा सा जो वेब पेज है कुछ भी यहाँ पे बना लेता हूँ। लेट्स से हमारा पे हो गया हेड, और हेड के अंदर हमारा हो जाएगा टाइटल, और टाइटल के अंदर मैं लिख सकता हूँ दिस इज द CSS पार्ट 2।
और डायरेक्ट अब मैं बात करता हूँ बॉडी टैग की। और बॉडी टैग के अंदर मान लीजिए यहाँ पे मैं एक H3 टैग ही काम में लूँगा, दिस इज़ हेडिंग 3rd। ओके, मैंने लिख दिया दिस इज़ हेडिंग 3rd। ऑलराइट, और मैं इसको सेव करके मैं जल्दी से क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको ओपन भी कर लेता हूँ एक वेब ब्राउज़र में, ताकि आपको यहाँ पे उसको मैं दिखा सकूँ। ऑलराइट, सेव हो जाएगा दिस इज़ हेडिंग 3rd। ऑलराइट, तो इसको मैं H2 हेडिंग काम में ले लेता हूँ, ताकि थोड़ा यहाँ पे बड़ा दिखाई देगा मुझे हेडिंग, और ये थोड़ा सा आपको अच्छे से विजिबल होगा। ऑलराइट, और दिस इज़ हेडिंग 2। अब मुझे क्या करना है, इस पे हमने CSS देखा था, इनलाइन CSS और इंटरनल CSS। जो कि इंटरनल CSS तो क्या था कि यहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था, स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पे लिखा जाता था। तो वो तो था हमारे पास इंटरनल CSS। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS यानी वो किसी दूसरी फाइल में लिखी जाएगी और फिर उसको आप कितने भी वेब पेज में यूज कर सकते हैं। सो मैं क्या करूँगा, एक और फाइल बनाऊँगा, यहाँ पे न्यू फाइल बनाऊँगा, उसको सेव करूँगा। और अब की बार मैं क्या करूँगा, जब आप CSS किसी दूसरी फाइल में लिख रहे हो तो वहाँ पे CSS की ही फाइल बनानी है। अभी तो हम क्या कर रहे थे, HTML की फाइल बना रहे थे, क्योंकि हम HTML फाइल के अंदर CSS लिख रहे थे। बट जब आपको किसी सेपरेट फाइल में CSS को आप लिखना चाहते हो तो फिर CSS की फाइल बनाओगे। तो CSS की फाइल बनाओगे तो उसका एक्सटेंशन होता है .css। जैसे HTML का होता है .html, इसी तरीके से CSS फाइल का एक्सटेंशन होता है .css। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक फाइल बनाऊँगा और उसका कोई भी नाम यहाँ पे दे सकता हूँ। लेट्स से मैं styles.css दे सकता हूँ, नाम कुछ भी हो सकता है। मैं styles.css ज़रूरी है, बाकी नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। तो styles.css हो जाएगा इसका नाम, और यहाँ पे मैं फाइल भी देना चाहूँ तो CSS फाइल हो जाएगी, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ऑलराइट, जहाँ पे मेरी HTML की फाइल है वहीं पे मैंने सेम फोल्डर में इस फाइल को बना लिया। सो मेरे पास दो फाइल हो गई, ये हो गया style.css यानी CSS फाइल, और ये हो गया मेरे पास HTML फाइल। अब हम एक्सटर्नल CSS की बात कर रहे हैं, यानी किसी दूसरी फाइल में CSS होगा, सिंपल सी बात है। तो इस फाइल में हम CSS लिखेंगे। अब इस फाइल में मुझे CSS लिखना है, और फिर इस फाइल को मैं किसी भी HTML फाइल में लिंक कर सकता हूं, और फिर उसकी जो CSS लिखा है इस फाइल के अंदर, उस CSS को मैं किसी भी फाइल में यूज कर सकता हूं। सो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैंने CSS लिखा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे मेरे पास एक H2 टैग है, और मैं H2 टैग के अंदर CSS लिखता हूँ। इस तरीके से लिखा है आपने, जैसे H2 टैग के लिए लिख रहे हैं तो H2 और ब्रैकेट्स के अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर CSS लिखते हैं। थोड़ा सा मैंने बताया था, इसको भी मैं आगे इसी वीडियो में और डिस्कस करूँगा। सो H2 टैग, अब मैंने यहाँ पे जैसे लिखा कि मान लीजिए कलर मैं कर देता हूँ ब्लू कर देता हूँ। ऑलराइट, बस कलर ब्लू मैंने किया, सिंपल सा CSS मैंने लिखा। अब मैंने क्या किया, CSS तो लिख दिया, और मैं इसको सेव करके रिफ्रेश कर रहा हूँ, बट ये इस पर चेंजेज नहीं हो रहा। क्यों चेंजेज नहीं हो रहा, क्योंकि आपने अब दूसरी फाइल में CSS लिखा है, लेकिन इस CSS फाइल को अभी कहीं लिंक तो किया ही नहीं। हम मान लीजिए इस HTML फाइल में यूज करना चाहते हैं इस CSS को, तो इस एक्सटर्नल CSS हमारे पास है जो style.css फाइल के अंदर लिखी हुई है, इसको लिंक करना पड़ेगा जिस HTML फाइल में मैं यूज करना चाहता हूँ। एक से ज़्यादा HTML फाइल में यूज कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, बट आपको हर एक फाइल जिसमें आप यूज करना चाहते हो CSS को, तो इस style.css फाइल को लिंक करना होगा। सो इसको लिंक करेंगे। अब लिंक कैसे करते हैं वो ही यहाँ पे दिखाना है, यहीं से चैप्टर 2 हमारा स्टार्ट होता है। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि हाउ टू लिंक एक्सटर्नल CSS टू HTML फाइल। सो यहाँ पे क्या होगा, लिंक टैग है उसको काम में लिया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे लिंक टैग इज यूज टू लिंक एक्सटर्नल CSS इन HTML फाइल। अब यहाँ पे सिंटैक्स भी मैंने दिया हुआ है लिंक, और इसका एक एट्रीब्यूट होता है REL जो कि होता है स्टाइल शीट, और टाइप हो जाएगा टेक्स्ट CSS, और href इंपॉर्टेंट है। href मतलब कि उस CSS फाइल का पाथ जिसको आप लिंक करना चाहते हैं। सो मेनली इसके 3 एट्रीब्यूट होते हैं। एक होता है href जो कि इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको आप नेगलेक्ट भी, मतलब इनको इग्नोर भी कर सकते हैं, ज़्यादा कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। सो रेल स्टाइल शीट, टाइप टेक्स्ट CSS यानी फाइल का टाइप वो बताता है, CSS फाइल है, और href जो कि फाइल का पाथ देते हैं।
बस इतना आपको ध्यान रखना है कि लिंक टैग को काम में लेते हैं और लिंक टैग है इसको ओपन करते हैं, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो अब ये हमारे पास style.css फाइल है जिसमें कुछ CSS लिखा हुआ है और इसमें मैं इसको यूज करना चाहता हूँ, तो इस फाइल में मुझे लिंक करना होगा। अब लिंक करते हैं, जनरली ये चीज़ कहाँ लिखते हैं हम, हेड सेक्शन के अंदर लिखते हैं। सो मुझे लिंक टैग काम में लेना होगा और मैं लिंक टैग काम में लूँगा और ये मैं टैब प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं ये हो गया। अब ये देखो, ये कंपलसरी नहीं है, ये एट्रीब्यूट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आपको लिखना ही है। ओके और यहाँ पे href है जो इम्पोर्टेंट है, जो लिंक टैग है इसका एक एट्रीब्यूट होता है href, यानी उस फाइल का रेफरेंस जिसको आप लिंक करना चाहते हैं, तो उस फाइल का आपको पाथ देना होगा, कंप्लीट पाथ, अगर वो फाइल कहीं और है और सेम फोल्डर में है तो सिंपल आप उस फाइल का नाम दे सकते हैं। हमारी फाइल का नाम क्या है, styles.css। सो वो मैंने यहाँ पे दे दिए। तो अब मैंने क्या किया है, लिंक टैग की सहायता से इसको मैंने लिंक कर लिया है उस CSS वाली फाइल को हमारी HTML फाइल में। यानी अब उस CSS फाइल के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है, जो भी CSS का कोड लिखा हुआ है, उसको हम इस फाइल में यूज कर सकते हैं और वो इस फाइल पे अब लिंक अप्लाई हो जाएगा। सो मैं सेव करता हूँ और सेव करके अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखते हैं कि इसका यहाँ पे देख सकते हैं इसका कलर है जो ब्लू हो चुका है, यानी कि वो CSS आप देख सकते हो कलर ब्लू हो चुका है, यानी कि वो CSS का कोड इस पे अप्लाई हो रहा है। तो ये CSS का कोड था जिसमें हमने क्या लिखा था, H2 टैग के लिए लिखा था और कलर है जो ब्लू मैंने लिखा था। तो आप देख सकते हो H2 टैग पे ये जितने भी H2 टैग होंगे उन सब पे यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए मैं इसमें एक पैराग्राफ टैग और ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मान लीजिए मैं एक पैराग्राफ टैग ऐड करता हूँ, दिस इज ए पैराग्राफ, ओके, और मैं इसको सेव करूँगा तो देख सकते हैं ये एक पैराग्राफ हो गया यहाँ पे। अब मैं मान लीजिए इसके लिए भी यहाँ पे पैराग्राफ के लिए P टैग के लिए मैं यहाँ पे CSS लिखता हूँ और मान लीजिए मैं इसका कलर क्या कर देता हूँ, रेड। ऑलराइट, कलर मैं रेड कर दूँगा। सो अब मैं यहाँ पे इसको सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे इसका कलर रेड हो चुका है। यानी H2 टैग के लिए मैंने CSS लिखा था ये वाला, पैराग्राफ टैग के लिए ये वाला CSS लिखा था। तो जितने भी पैराग्राफ होंगे, जितने भी H2 होंगे, उनके सेपरेट जो जो कोड लिखा हुआ है वो उस पर अप्लाई हो जाएंगे। मान लीजिए कि मैं अब यहाँ पे एक H2 टैग और काम में ले लेता हूँ, दिस इज एन अनदर हेडिंग। मान लीजिए कुछ भी मैंने हेडिंग लिखा तो ये H2 टैग है, तो सारे H2 टैग पे वो अप्लाई हो जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो ये भी यहाँ पे ब्लू हो चुका है, यानी H2 टैग का जो CSS था वो इस पे अप्लाई हो पा रहा है। सो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि एक्सटर्नल CSS क्या होता है और एक्सटर्नल CSS यानी एक्सटर्नल फाइल में जो CSS लिखते हैं उसको HTML फाइल में किस तरीके से हम काम में ले सकते हैं। अब इस CSS को एक्सटर्नल यानी अलग से CSS लिखने की ज़रूरत क्या पड़ी। पहली चीज़ तो ये हो गई थी कि जब हम इनलाइन CSS या इंटरनल CSS लिखते हैं तो वो एक फाइल के अंदर ही उसको यूज़ कर सकते हैं जिसमें वो लिखी हुई है। अगर हमें एक CSS के कोड को हो सकता है किसी एक से ज़्यादा फाइल्स में काम में लेना हो तो हम उसको नहीं कर सकते थे। सो इसके लिए बनाया गया है हमारे पास एक्सटर्नल CSS। अब इस फाइल को मैं इस CSS को कोड को जो इस फाइल के अंदर लिखा है इसको किसी भी HTML फाइल में मैं काम में ले सकता हूँ। बस आपको क्या करना है, जिस भी HTML फाइल में काम लेना है वहाँ पे इस लाइन को आपको लिख देना है, यानी इस फाइल को लिंक तो आपको करना ही होगा। ऑलराइट, और आप किसी भी फाइल में यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है कि क्यों हम एक्सटर्नल फाइल में लिखते हैं कि CSS का कोड को हम HTML के कोड से सेपरेट करना चाहते हैं कि जब आपको बहुत ज़्यादा CSS हो जाएगा। अभी तो हमने एक दो लाइन लिखी थी, मान लीजिए जब बहुत आप वेबसाइट बनाते हो तो CSS का बहुत बड़ा कोड हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि CSS का कोड अलग रहे, HTML का कोड अलग रहे। तो दोनों कोड को सेपरेट करने के लिए हम CSS को एक सेपरेट फाइल में लिखते हैं और उसको फिर यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज हो गए, दो एडवांटेज यहाँ पे हो गए। CSS के कोड को हम सेपरेट लिख सकते हैं और यहाँ पे हम मेन इसका एडवांटेज हो गया कि इसको एक से ज़्यादा फाइल्स में हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास एक्सटर्नल CSS। आगे बात करते हैं कमेंट्स इन HTML। बेसिकली ये चीज़ मैं आपको बताना है मुझे कि HTML में कमेंट्स क्या थे वो मैं बताना भूल गया था, बट CSS में कमेंट्स क्या होते हैं वो यहाँ पे बताना है। और सॉरी, ये यहाँ पे कमेंट्स इन HTML नहीं होगा, ये कमेंट्स इन
CSS होगा। इसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। कमेंट्स इन CSS में कमेंट्स कैसे लिखते हैं, सिंपल सी बात है। CSS में आपको जब भी कमेंट करना है, कमेंट्स क्या होते हैं कि ऐसा कोड, लाइन ऑफ कोड जिसको कंपाइलर इग्नोर कर देता है, उसको रीड नहीं करता है, वो जाए कमेंट। मान लीजिए अब ये कोड में लिखा है, मैं इसको कमेंट करना चाहता हूँ, तो VS कोड में तो शॉर्टकट है, उसको सेलेक्ट करेंगे जिसको आप कमेंट करना चाहते हैं, और कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड / आप जैसे प्रेस करेंगे तो कमेंट हो जाएगा। बेसिकली कमेंट कैसे लगाते हैं, फॉरवर्ड / स्टार और फिर स्टार और फॉरवर्ड /, तो उसके अंदर जो भी लिखा होगा वो कमेंट बन जाएगा। जिस तरीके से आप देख सकते हो, ये आपको लगाना है और इसको यहाँ पे एंड कर देना है। इसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो कमेंट बन जाएगा। तो ये हो गया CSS में कमेंट्स कैसे लिखते हैं। और इसका शॉर्टकट भी मैंने बताया था VS कोड में, कंट्रोल और फॉरवर्ड /। और आपको वापस से इसको अनकमेंट करना है तो फिर इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल और वापस से फॉरवर्ड / दबाएंगे तो ये अनकमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से HTML में मुझे बताना था, वो मैं भूल गया। मान लीजिए ये HTML का कोड है जिसको मैं कमेंट में करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे कंट्रोल और फॉरवर्ड / प्रेस करूँगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे HTML में कैसे लगाते हैं कमेंट्स, एंगुलर ब्रैकेट्स ओपन, एक्सक्लेमेटरी साइन एंड डैश, ये यहाँ पे लगाते हैं, और इसको क्लोज करने के लिए डैश और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, इस तरीके से कमेंट यहाँ पे लगाते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा HTML में और CSS में कमेंट्स किस तरीके से लगाते हैं। ऑलराइट, मैं पैराग्राफ को मान लीजिए कमेंट करना चाहता हूँ, या इस हेडिंग को मैं कमेंट करना चाहता हूँ, तो देखिए मैंने इसको कमेंट में डाल दिया। अब इसको ही इग्नोर कर देगा। मैं अगर सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ऊपर वाली हेडिंग है वो हट जाएगी, इसको इग्नोर कर देगा क्योंकि वो कमेंट बना दिया गया है हमने। ठीक है, सो कमेंट्स क्या होते हैं CSS में, वो आप देख लिया किस तरीके से लिखते हैं, बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब बात करते हैं CSS की कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में। हमने इतना देख लिया है कि CSS को HTML में कैसे ऐड करते हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS की सहायता से कर सकते हैं। एक्सटर्नल CSS को किस तरीके से हम हमारे HTML फाइल में ऐड कर सकते हैं, ये भी हमने देख लिया है। अब आगे हम बात करते हैं कि और जो भी CSS की प्रॉपर्टीज़ है उनको यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और पहली जो CSS की प्रॉपर्टी है वो हो जाएगा यहाँ पे बैकग्राउंड, यानी कि हमारा जो भी वेब पेज है उसमें कोई भी या तो सेक्शन है या पूरा वेब पेज है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारा कोई भी हेडिंग है और पैराग्राफ है, जिसका यहाँ पे कोड ये देख सकते हैं, एक हेडिंग थी और एक पैराग्राफ है। अब मुझे मान लीजिए ये पैराग्राफ है, इसका मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। मान लीजिए इसका मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए CSS प्रॉपर्टी होती है, मैं पैराग्राफ टैग P टैग है उसी पे लगाऊंगा। तो मैं P टैग पे यहाँ पे लगा रहा हूँ, कलर तो रेड हो गया। मान लो एक से ज़्यादा CSS तो हम लिख ही सकते हैं ना, कलर रेड। अब मान लीजिए मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो इसके लिए प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन, उसकी वैल्यू देंगे। तो आप बैकग्राउंड कलर देखो, ऊपर कलर रेड लिखा है, ये तो है कि टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर, यानी उसके बैकग्राउंड का कलर आप चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मान लीजिए मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देना चाहता हूँ, रेड पे कौन सा सही रहेगा, मान लीजिए कि मैं ब्लैक दे देता हूँ ताकि अच्छे से दिखेगा क्लियर। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड हो गया, सॉरी बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। और मैं इसको यहाँ पे येलो कर लूँगा, इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको येलो करूँगा ताकि वो ब्लैक पे क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से। सो आप देखोगे कि ये जो पैराग्राफ है ये पूरा विड्थ लेता है, अभी सिर्फ उतना सा ही टेक्स्ट है, इसे इतना ही दिख रहा था, लेकिन वो पूरी स्क्रीन की विड्थ को लेता है यहाँ पे। तो इसका पूरा पैराग्राफ है, उसका यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो चुका है। सो जो कलर हमने लिखा वो तो था कि टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, और बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। अब ये तो था हमारा, मान लो हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे अप्लाई कर रहे हैं। हम ऐसा भी तो सकता है कि हमारा पूरा वेब पेज है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, पूरा वेब पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो बॉडी टैग है उसके अंदर जो भी लिखा है कंटेंट उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो तो आप बॉडी टैग और यहाँ पे फिर दे सकते हो बैकग्राउंड कलर, कोई भी आप बैकग्राउंड कलर देना चाहें। मान लीजिए मैं यहाँ पे दूंगा एक्वा और इसको मैं सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर बॉडी का जो पूरा हमारा वेब पेज है उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, एक्वा हो गया। तो आप इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का या पूरे वेब पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें तो आप बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को काम में ले सकते हैं।
ये तो हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको फ़िलहाल मैं यहाँ पे चलो मैं रहने देता हूँ, बैकग्राउंड कलर हो गया। अब मान लीजिए मुझे और यहाँ पे प्रॉपर्टी देखते हैं, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। ये तो क्या हो गया बैकग्राउंड कलर। जब भी आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे सकते हैं। अब बैकग्राउंड कलर की जो वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हो ना, जैसे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आपने लिखा एक्वा, यहाँ पे आपने लिखा ब्लैक, तो इसको भी आप अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। ये तो हो गया नाम, जब आप सिर्फ कलर का नाम दे रहे हो, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, रेड, येलो, एक्वा, जो भी नाम है वो दे सकते हो। आप क्या करोगे, आपको जरूरत पड़ेगी कि हेक्सा जो वैल्यू होती है, हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है, वो वैल्यू आप देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हो। मान लीजिए आपको बैकग्राउंड कलर, अब आपको सिंपल नेम लिखना था तो यहाँ पे ब्लैक, येलो, रेड, वाइट लिख सकते हैं, लेकिन आपको हेक्साडेसिमल वैल्यू देनी है तो वो भी आप दे सकते हो। हेक्साडेसिमल वैल्यू देने के लिए आपको क्या करना होगा, हैश सिंबल को काम में लेना था, हैश, और इसके बाद आप वैल्यू दे सकते हो जो भी होगा। मान लीजिए मैं FF 6 टाइम मैं F दूंगा, मुझे नहीं पता ये होता है, ठीक है। तो इसको मैं सेव करूँगा और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखेंगे कि यहाँ पे जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये कुछ उसकी वैल्यू है जो FFF मैं दे रहा हूँ 6 टाइम, तो ये इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू है, तो वही कलर यहाँ पे इसका हो चुका है। मैं कोई और कलर दे सकता हूँ, मान लीजिए मैं क्या था 000 कर दूँगा, ये ब्लैक का होता है, तो ये हेक्साडेसिमल वैल्यू मैंने दी, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो 00 ब्लैक वापस से हो चुका है। तो या तो आप नाम लिख सकते हो कलर का, या फिर आप हेक्साडेसिमल वैल्यू दे सकते हो, तो उसके लिए आपको हैश सिंबल देना होगा, या फिर आप RGB में कोई वैल्यू देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हो। बैकग्राउंड कलर, जैसे आपको नोट्स में बताऊँ, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आप देख सकते हो, हेक्साडेसिमल वैल्यू देनी है तो इस तरीके से हैश सिंबल की सहायता से दे सकते हैं, और आपको नेम देना है तो बैकग्राउंड कलर सिंपल नेम दे सकते हैं कलर का, और आपको RGB में कोई वैल्यू देनी है तो बैकग्राउंड कलर RGB करके यहाँ पे ब्रैकेट में वो वैल्यू दे सकते हो। मान लीजिए मैं RGB में कोई वैल्यू देना चाहता हूँ तो मैं RGB, और इस तरीके से यहाँ पे आप वैल्यू दे सकते हो ब्रैकेट के अंदर। बेसिकली आपको 3 वैल्यू देनी होती है, तो RGB में मैं क्या करूँगा, मान लीजिए 255, 255, 255, और इसको सेव करूँगा जो कि वाइट होता है। तो इसको मैं सेव करके अगर रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे इसका बैकग्राउंड कलर फिर से वाइट हो जाएगा, क्योंकि ये 255 वाइट होता है। अगर मुझे ब्लैक करना है तो मैं क्या करूँगा, 0,0 करूँगा और मैं सेव करूँगा तो ये ब्लैक हो जाएगा वापस से, क्योंकि 000 है जो RGB में ब्लैक कलर की वैल्यू होती है। सो इस तरीके से आप जो कलर है वो या तो आप हेक्साडेसिमल में दे सकते हो, या फिर आप RGB वैल्यू दे सकते हो, या फिर आप कलर का नेम दे सकते हो। तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए कि किस तरीके से आप यहाँ पे CSS में बैकग्राउंड कलर की वैल्यू यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर आपने देख लिया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बैकग्राउंड इमेज। ये तो था बैकग्राउंड कलर आप कैसे चेंज कर सकते हो। अब आपको बैकग्राउंड में कोई इमेज भी लगाना है, मान लीजिए आप पूरा वेब पेज है, इस वेब पेज के बैकग्राउंड में आप कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। सो बैकग्राउंड कलर होता है, इसी तरीके से बैकग्राउंड इमेज भी एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी सहायता से आप बैकग्राउंड में कोई इमेज लगा सकते हो, किसी एलिमेंट के या पूरा वेब पेज के, या कोई डिव टैग है उसमें। अभी आगे हम देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे, तो किसी एक एलिमेंट के पीछे हम बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं, या पूरा वेब पेज है उसमें बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं, या कोई सेक्शन है पर्टिकुलर उसमें बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को काम में लेते हैं। इसका सिंटैक्स आप देख सकते हो, बैकग्राउंड इमेज कॉलन URL करके आपको ब्रैकेट्स में उस इमेज का पाथ देना है जिस इमेज को आप बैकग्राउंड में सेट करना चाहते हैं। ऑलराइट, तो मान लीजिए मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक इमेज है और उस इमेज को मैं बैकग्राउंड में लगाना चाहता हूँ बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग के अंदर लिखने से क्या होगा कि जो पूरा हमारा ये पूरा पेज है इसके पूरा बैकग्राउंड में इमेज यहाँ पे लग जाएगी। तो मुझे मान लीजिए बैकग्राउंड में इमेज लगानी है, तो मैं क्या करूँगा, देखो आपने यहाँ पे ये CSS HTML का इंटेलिजेंस इंस्टॉल कर रखा है, तो इससे क्या होगा, जैसे आप बैकग्राउंड लिखोगे तो बैकग्राउंड से रिलेटेड जितनी भी CSS की प्रॉपर्टीज़ है वो आपको दिखा देगा। तो आपको याद करना कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने बैक लिखा तो उससे आप देख सकते हो बैकग्राउंड इमेज, तो बैकग्राउंड इमेज करूँगा, और बैकग्राउंड इमेज में यहाँ पे क्या करना है, आपको URL करके ब्रैकेट में उस पाथ देना है उस इमेज का। अगर वो पाथ कहीं और है, ऑनलाइन आप इमेज देना चाहते हो या कहीं और फाइल पड़ी हुई है इमेज, तो उसका पाथ देना होगा, पूरा URL देना होगा, या फिर सेम फोल्डर में तो आप इस इमेज का नाम सिंपल दे सकते हो। मेरे फोल्डर में एक इमेज पड़ी हुई है image1.jpg नाम से, इसलिए मैंने इसका यहाँ पे पाथ दे दिया।
तो बैकग्राउंड कलर होता है, इस तरह से बैकग्राउंड इमेज होता है प्रॉपर्टी, और URL करके उसका पाथ यहाँ पे दे सकते हो। मैंने सेव किया और मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड में यहाँ पे एक इमेज सेट हो चुकी है। अब ये इमेज अनफॉर्चुनेटली बड़ी है इसलिए ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट आपको इतना तो पता चल गया कि एक इमेज लग चुकी है यहाँ पे। और मैं क्या करूँगा कि कोई दूसरी इमेज लगाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये इमेज है जो काफ़ी बड़ी है। तो मैं क्या करता हूँ, कोई एक रैंडम इमेज यहाँ से लेता हूँ। मान लीजिए मुझे CSS पढ़ रहे हैं तो मान लीजिए CSS या HTML को यहाँ पे ले लेता हूँ। इसको कॉपी करके जो भी मेरा फोल्डर है जहाँ पे मेरा प्रोग्राम फाइल है उसमें यहाँ पे मैं इसको रख दूँगा। ठीक है, मान लीजिए ये है download.png नाम से। अब बस ये थोड़ा सही हो साइज़ में, ऐसा ना हो कि ये भी बड़ी हो जाए तो दिखाई ना दे। तो मैं इसका यहाँ पे पाथ दे दूँगा, फाइल का नाम है download.png। सेव करूँगा और इसको मैं इस बार रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो इस तरीके से इमेज यहाँ पे लग चुकी है। बट आपको कुछ अजीब सी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। इमेज तो एक लगाई थी हमने, बट ये पूरी इतनी सारी इमेज कहाँ से लग चुकी है? तो ये बेसिकली CSS में होता है। जब भी आप CSS में क्या होता है कि एक इमेज देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इमेज रिपीट होती है। X में भी रिपीट हो जाएगी, Y में भी रिपीट हो जाती है, मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली वो इमेज रिपीट होती है और पूरी स्क्रीन को भर देती है। इमेज तो हमने एक लगाई थी, एक इमेज लगाई थी हमने, लेकिन देख सकते हैं हॉरिजॉन्टली भी यहाँ पे पूरी इमेज रिपीट हो रही है और वर्टिकली भी इमेज रिपीट हो रही है। मतलब वो इमेज रिपीट होती जाएगी X और Y डायरेक्शन में और पूरी स्क्रीन को भर देगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो इमेज यहाँ पे लग चुकी है बट वो रिपीट हो रही है। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे देखने वाले हैं कि इमेज हमारा रिपीट हो रहा है, हम चाहते हैं कि इमेज यहाँ पे रिपीट ना हो। तो देख सकते हैं अगली प्रॉपर्टी क्या है, बैकग्राउंड रिपीट। यानी कि बैकग्राउंड में जो इमेज है उसको आप रिपीट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, या X डायरेक्शन में रिपीट करना चाहते हैं केवल, या Y डायरेक्शन में रिपीट करना चाहते हैं। तो ये आपको यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। इस तरीके से देख सकते हो बैकग्राउंड रिपीट। अगर आप इसकी वैल्यूज क्या होती है, बैकग्राउंड रिपीट की वैल्यू क्या होती है, या तो आप देख सकते हो रिपीट X, यानी वो X डायरेक्शन में रिपीट करे केवल, या आप दे सकते हो रिपीट Y डायरेक्शन में रिपीट करे, या आप दे सकते हो नो रिपीट का मतलब हम चाहते हैं कि वो रिपीट ना करे। और अगर कुछ भी नहीं दोगे तो वो X और Y डायरेक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट रिपीट हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हो हमने क्या किया, कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया रिपीट के लिए, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट X और Y डायरेक्शन में रिपीट हो रहा था। हम चाहते हैं कि ये इमेज रिपीट सिर्फ X डायरेक्शन में करे। तो मैं क्या करूँगा, एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड रिपीट, यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड रिपीट, और मैं यहाँ पे मैं लिखूँगा रिपीट X। देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, रिपीट। अगर आप सिंपल रिपीट लिखोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है रिपीट, जो कि X और Y डायरेक्शन में रिपीट कर देगा। अगर आप नो रिपीट करोगे तो बिल्कुल रिपीट नहीं करेगा। अगर आप रिपीट X करोगे X डायरेक्शन में रिपीट करेगा, रिपीट Y करोगे Y डायरेक्शन में रिपीट करेगा। सो मैं रिपीट X कर देता हूँ फिलहाल, सेव करूँगा और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ ये X डायरेक्शन में रिपीट कर रहा है, अब Y डायरेक्शन में रिपीट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने रिपीट बैकग्राउंड रिपीट की वैल्यू क्या दी, रिपीट X। अगर रिपीट देते तो वो XY डायरेक्शन में हो जाता है, रिपीट बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिपीट ही होती है। अगर मैं रिपीट Y करूँगा तो आप देखोगे कि ये Y डायरेक्शन में रिपीट हो जाएगा, X डायरेक्शन सिर्फ Y डायरेक्शन में रिपीट हो जाएगा वर्टिकली। और अगर आप चाहते हो कि ये रिपीट ही ना करे तो आप क्या करोगे, नो रिपीट वैल्यू दे सकते हो, नो रिपीट। तो ये क्या करेगा, ये रिपीट नहीं करेगा, सिर्फ एक इमेज है वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये होती है बैकग्राउंड रिपीट, जिसकी 3 वैल्यूज होती हैं, 4 वैल्यूज आप कह सकते हो। रिपीट जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है, जो कि XY डायरेक्शन में रिपीट करता है। एक होता है यहाँ पे नो रिपीट, जो कि बिल्कुल रिपीट नहीं करेगा। एक होता है रिपीट X और एक होता है रिपीट Y। ऑलराइट, सो ये चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। अब एक और है, उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं ताकि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक है यहाँ पे बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट यहाँ पे है। अब ये क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या हो जाएगा कि जब भी आपकी बैकग्राउंड इमेज है तो आप चाहते हो, जैसे बैकग्राउंड इमेज हमने यहाँ पे लगाई है, तो जब भी आप वेब पेज को कई बार होता है ना स्क्रॉल करते हैं तो वो इमेज भी स्क्रॉल हो जाती है, या आप चाहते हो कि बैकग्राउंड जब आप वेब पेज को स्क्रॉल करो तो वो इमेज एक जगह फिक्स हो जाए, वो पेज के साथ साथ स्क्रॉल ना हो, तो उसको बोलते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट। प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड अटैचमेंट, यानी आप इमेज जो लगाई है उसको फिक्स जगह अटैच करके रखना चाहते हो या पेज के साथ साथ स्क्रॉल करवाना चाहते हो। तो एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी, बैकग्राउंड
अटैचमेंट प्रॉपर्टी होती है, जो कि वैल्यू लेगा फिक्स्ड, यानी एक जगह फिक्स हो जाएगा। स्क्रॉल यानी वो स्क्रॉल हो जाएगा। तो अगर मैं आप इसको स्क्रॉल करूँगा तो इसकी वैल्यू स्क्रॉल हो गई, यानी अब जब मैं इस वेब पेज को अगर स्क्रॉल करता हूँ तो ये इमेज भी साथ साथ स्क्रॉल हो जाएगी। अभी हमारा वेब पेज छोटा सा वेब पेज है, उसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं है, इसलिए हमें स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ BR टैग काम में ले लेता हूँ ताकि ये यहाँ पे स्क्रॉल करने लग जाए। होपफुली यहाँ पे स्क्रॉल करने लग जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे अभी ये रिफ्रेश नहीं स्क्रॉल नहीं कर रहा है। ये बेसिकली जब काम आता है जब आपका वेब पेज बड़ा है कंटेंट, और जब आप उसको स्क्रॉल करोगे तो इमेज साथ साथ में स्क्रॉल हो जाएगी। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे ये स्क्रॉल ना करे या स्क्रॉल करे। स्क्रॉल करवाना चाहते हो तो इसकी वैल्यू आप स्क्रॉल दे सकते हो, और स्क्रॉल नहीं करवाना चाहते हो तो इसकी वैल्यू क्या दे सकते हो, यहाँ पे फिक्स, यानी फिक्स रहे इमेज। ये होती है बैकग्राउंड अटैचमेंट। और एक लास्ट प्रॉपर्टी है, वो भी यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो है बैकग्राउंड पोजीशन। यानी आप इमेज है जो बैकग्राउंड इमेज, उसकी पोजीशन क्या है, टॉप पे होना चाहिए, या फिर बॉटम में होना चाहिए, या फिर बॉटम लेफ्ट में होना चाहिए, या बॉटम राइट में होना चाहिए। तो ये आप दे सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड पोजीशन। इसकी वैल्यू होती है सेंटर में, या टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये आप दे सकते हो इसकी पोजीशन। तो एक हो जाएगा बैकग्राउंड पोजीशन, तो इसकी वैल्यू दे सकते हो आप। अगर मैं यहाँ पे टॉप लिखूंगा या सेंटर लिखूंगा, तो अगर मैं इसको सेंटर करूंगा तो आप देखोगे कि बैकग्राउंड है जो सेंटर में आ जाएगा। इस तरीके से इमेज बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। अगर इसकी वैल्यू आप टॉप करोगे तो वो वैल्यू है जो टॉप में चली जाएगी, इस तरीके से। अगर आप इसकी वैल्यू लेफ़्ट करोगे या राइट करोगे तो वो लेफ़्ट राइट में चली जाएगी। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू टॉप, सेंटर, लेफ़्ट, राइट, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि आप टॉप, तो ये जो बैकग्राउंड इमेज है इसकी पोजीशन है वो आप सेंटर, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, ये अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो इसमें से जो प्रॉपर्टी अभी हमने देखी है, जो पहली 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड रिपीट, ये ज़्यादातर काम में आती हैं। बैकग्राउंड अटैचमेंट और बैकग्राउंड पोजीशन है वो भी काम में आ सकती है, बट वो ज़्यादा काम में नहीं आती हैं। बट बैकग्राउंड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सारी हमने यहाँ पे डिस्कस की। 5 प्रॉपर्टी थी, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट और बैकग्राउंड पोजीशन। सो मैं आशा करता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ हैं जो मेनली हमने इस वीडियो में डिस्कस किए वो आपको समझ आ गई होंगी। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है, कहीं भी आपको डाउट है, किसी भी वीडियो में डाउट है, तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स को रीड करता हूँ और उनका विद इन टाइम रिप्लाई भी यहाँ पे करता हूँ। तो आपके डाउट है तो वो आपको पूछना होगा, मैं उनका सॉल्यूशन या डाउट है जो आपको क्लियर करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि आपका फीडबैक है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसा आप फीडबैक देंगे उसके हिसाब से ही हम यहाँ पे काम करते हैं। चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करना बिल्कुल फ्री है। ऐसे करने से क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा, और नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वीडियो देखनी है, वीडियो आ चुकी है। तो इस तरीके से आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई भी वीडियो मिस नहीं करते हैं तो फिर आपको इस पूरी सीरीज़ में कहीं भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। सो आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।